बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज के प्रोग्राम के लिए फुली प्रिपेयर्ड होंगे। कल तो बात की ना करने पे कि ना कहना कितना ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, ऑफ कोर्स, लेकिन कभी कभी अपनी ज़ात को भी ना कहनी पड़ती है उन चीज़ों से जो हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं। तो चलें कल की ही बात की कंटिन्यूएशन समझ के आज की गुफ्तगू को आगे लेके बढ़ते हैं। तो जैसे कि कल कहा कि ना कहना बहुत ज़रूरी है अपनी ज़ात को खुश रखने के लिए, अपनी ज़ात को सेटिस्फाइड रखने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़्यादती इंसान अपनी ही ज़ात के साथ करता है, क्योंकि हम अपने आप को टॉर्चर करते हैं, अपने आप को ऐसी पोजीशंस में डालते हैं जहाँ पे फिर हम तकलीफ़ में होते हैं या किसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अब मैं उस चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करूँगी या निशानदही करूँगी जो मेरे ख्याल से अक्सर लोगों को बहुत बुरी भी लगती है। टेक्नोलॉजी, बहुत से फ़ायदे हैं ऑफ कोर्स। इस एक फ़ोन के थ्रू मैं अपना सारा का सारा, इसमें मतलब ये फ़ोन मेरा पीसी भी है, मतलब पर्सनल कंप्यूटर भी आप समझ लें। इसी के थ्रू मैं लोगों से रब्ता भी करती हूँ, मैंने अगर रिसर्च करनी है तो वो मैं इसी पे करती हूँ। ये फ़ोन बहुत एक अहम चीज़ है मेरी ज़िंदगी में, कोई भी ब्रांड का हो। एंड्रॉयड फ़ोन्स जो होते हैं या जो दूसरे वाले फ़ोन्स होते हैं, स्मार्टफोन्स जो होते हैं, अब इन टेक्नोलॉजीज़ का हम इस्तेमाल क्या करते हैं ये बड़ा मैटर करता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने फ़ोन को लिटरली फ़ोन की तरह ही इस्तेमाल करते हैं, और वो बहुत कम लोग हैं बाय द वे जो फ़ोन रिसीव करने के लिए या कोई एसएमएस करने के लिए या मैक्सिमम व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन 90% दुनिया इन डिवाइसेस, इन फ़ोन्स, इन इस टेक्नोलॉजी का बहुत गलत इस्तेमाल करती है। शुरू करते हैं एक बड़ी बेसिक चीज़ से। सारा दिन हम अपने फ़ोन पे ऐसे लगे हुए होते हैं। आपकी गर्दन, ये वाला एरिया, एक बड़े अजीब और जिस्म के लिए जिसको हम एबनॉर्मल पोस्चर कहेंगे उस पर पड़ा रहेगा। जब आपकी गर्दन ऐसे रहेगी और कॉन्स्टेंटली रहेगी तो आपको नेक के और शोल्डर्स के इश्यूज हो जाएंगे। उसके साथ साथ एक फ़ोन कॉन्स्टेंटली आपके मुंह के अंदर है या कोई भी डिवाइस, कोई भी स्क्रीन कॉन्स्टेंटली आपके फेस के अंदर है और आप कंसिस्टेंटली उसके ऊपर लगे हुए हैं। एंड आई एम सॉरी, ऐसा तो कोई भी नहीं करता कि अगर कोई फ़ोन पे रील्स देख रहा है या चीज़ें देख रहा है तो 5-10 मिनट देखी और बात ख़त्म हो गई। घंटों रील्स, अच्छा और कुछ नहीं तो फ़ोन्स के ऊपर, डिवाइसेस के ऊपर गेम्स को डाउनलोड कर देना, मज़ीद स्क्रीन टाइम को इंक्रीज़ करना। आई साइट तो अपनी जगह, लेकिन लोगों की एंग्जाइटी और डिप्रेशन इतनी बढ़ती चली जा रही है क्योंकि वो जो स्क्रीन के असरात होते हैं नज़र के ऊपर बार बार, जिसकी वजह से अब बड़े फ़ोन्स ने आई शील्ड प्रोटेक्टर या ब्लू लाइट प्रोटेक्टर्स भी अपने फ़ोन के अंदर ऑप्शंस डाल दिए हैं। लेकिन बात बड़ी सिंपल है व्यूअर्स, अगर मैं सारा दिन ऐसे किताब भी पढ़ती रहूँगी इस फासले पे, सारा दिन पढ़ती रहूँगी, तो मेरी आंखें भी इफ़ेक्ट होंगी, मेरी जहनी जो हालत है वो भी डिस्टर्ब होगी। अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी का जो गलत इस्तेमाल है वो हमें बीमार कर रहा है, फिज़िकली भी और मेंटली भी। जो बच्चे बाहर जाके फ़ुटबॉल खेला करते थे, अब वो फुटबॉल खेलते हैं, डेली खेलते हैं, 6-6 घंटे खेलते हैं, लेकिन फीफा के नाम पे वीडियो गेम पे खेलते हैं। जो बच्चे अफोर्ड नहीं करते महंगे महंगे कंसोल, वो गेमिंग के ये जो डिफरेंट जगहें बनी हुई हैं वहाँ पे जा के 6-6, 8-8 घंटे सारी रात गेमिंग करते रहते हैं। भाई टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी चीज़ है और गेमिंग भी ज़रूर करें। प्रोफेशनल गेमर्स भी हैं हमारे मुल्क में और ऐसे प्रोफेशनल गेमर्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल की फेम हासिल की और मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी जीते। लेकिन हर बंदा एक प्रोफेशनल गेमर नहीं बनता व्यूअर्स। जैसे कि मैं क्रिकेट सारा दिन खेल लूँ तो मैं मतलब शाहीन शाह अफरीदी या शाहिद अफरीदी नहीं बन सकती। उसके लिए बहुत सी और चीज़ें भी होती हैं जो इनकॉर्पोरेटेड होती हैं। सिर्फ सारा दिन स्पोर्ट्स खेलने से, जिस तरह मैं क्रिकेटर नहीं बन सकती या नेशनल टीम पे नहीं खेल सकती, उसी तरह कोई भी इंसान अगर टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रहा है और करता चला जाएगा तो वो मतलब अब एक और बड़ी मेजर चीज़ जो मेरे अभी जहन में आई है, बल्कि अहमद हाशमी ने मेरे कान में कही कि ये भी तो याद रखें कि जो रैश ड्राइविंग होती है और जो आजकल एक्सीडेंट्स होते जा रहे हैं, भाई इस बदतमीज़ डिवाइस के ऊपर अपने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाटएवर, रील्स की एक्साइटमेंट में या टिकटॉक की वीडियोस बनाने की एक्साइटमेंट में लोग ऐसे, ये पहले तो थोड़ा बहुत होता था कि फ़लाँ टिकटॉकर पहाड़ी से गिर गया, फ़लाँ टिकटॉकर जो है वो उसका बाइक का एक्सीडेंट हो गया। अब ये बात टिकटॉकर्स और सोशल मीडिया के लोगों तक लिमिटेड नहीं है, इन्फ्लुएंसर्स तक लिमिटेड नहीं है। ये देखें, फ़ोन आप में से कितने लोग हैं जो गाड़ी चलाते हुए ये हरकत करते हैं। और ये तो टेक्सटिंग की बात हो रही है,
कान में टूटियां लगा दी और उन वो जो हेडफोन्स होते हैं और उसके ऊपर गप्पे लगाते हुए बातें करते हुए आप जा रहे हैं, आप देख भी नहीं रहे हैं कि आप किधर ड्राइव कर रहे हैं। एक और चीज़, वीडियो कॉन, अब ये कान के अंदर डाल दी टूटियां, मैं इनको कान की टूटियां कहती हूँ, कान में ये टूटी डाल दी और ये आपने फिर आगे अपने स्क्रीन को ऑन कर दिया। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो प्रॉपर वीडियो कॉल करते हैं गाड़ी ड्राइव करते हुए। भाई ये वीडियो कॉल का पॉइंट क्या होता है? क्या आपने वीडियो को देखना है? तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप इंसान गाड़ी पे मतलब चलाते हुए रोड पे किसी को देख रहे होंगे। अगर देख भी रहे होंगे तो आपकी अटेंशन 50% होगी, 100% नहीं होगी। तो एक वक्त था जहाँ पे फ़ोन पे बात करने की इजाज़त नहीं होती थी गाड़ी चलाते हुए, इंक्लूडिंग हेडफोन्स लगा के। अब तो प्रॉपर लोग गाड़ी चलाते हुए वीडियोस बना रहे होते हैं अपनी प्रॉपर, मतलब जो लोग गाड़ी चलाते हुए कैमरे को अपनी तरफ करके ड्राइव करते हुए पूरी वीडियो बना लेते हैं यूट्यूब के लिए या व्हाटएवर, वो क्या कर रहे होंगे? वो रोड तो नहीं देख रहे होते। कैसे देख सकते हैं? आपकी तवज्जो आपकी रिकॉर्डिंग पे और अपनी बात पे है, या आप रोड पे क्या हो रहा है, खुदा ना खास्ता कोई आगे से आ जाए। सो मैनी एक्सीडेंट्स, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, उसके अलावा अपने आप को जिस्मानी नुकसान और डेंजरस सिचुएशंस में लेके जाना। व्यूअर्स, मतलब कहीं पे तो ब्रेक लगानी है। मुझे बताएं, 2 महीने या 3 महीने या 1 माह के बच्चे के सामने स्क्रीन पे कुछ लगा के दिखाने का रीज़न क्या है? 2-3 महीने के बच्चे को आइडिया है, उसकी तो विजन भी अभी सही नहीं सेट हुई होती। हम 2 या 3 माह के बच्चे के सामने फ़ोन रखना शुरू कर देते हैं, फिर बाद में कहते हैं फ़ोन की जान नहीं छोड़ता। भाई माँ के दूध के साथ जिस बच्चे ने सोशल मीडिया को अपने अंदर अब्जॉर्ब किया है, वो दूध की इतनी उसको नहीं मिलनी तवानाई जितनी उसकी दिमाग की ख़राबी होनी है इन्हीं डिवाइसेस से। सो प्लीज़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, 100 दफ़ा करें। ये बात मैं आपको सिर्फ नहीं कह रही, मैं अपने आप को भी कह रही हूँ, मेरी भी बड़ी बुरी आदत है। जैसे ही ब्रेक आती है लग जाती हूँ फ़ोन पे, अच्छा किसी का मैसेज तो नहीं आया, वो डिज़ाइनर ने जो वार्डरोब दी है उसकी तस्वीरें अपलोड करनी है। मैं तो व्यूअर्स आपको बता नहीं सकती, सारा वक्त फ़ोन पे गुजरता है। और ये बड़ी एक सैड बात है कि सारा वक्त वैसे भी हमारा फ़ोन पे कामों की वजह से गुजरता है, ऊपर से हम बाकी का वक्त भी इस डिवाइस को दे देते हैं जिससे ना हमारा खून का रिश्ता है, ना इससे कोई नाता है, ना इसने हमें कोई सुख देना है, दुख ही देना है। इसको हमने अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया है और घर वाले, बच्चे, फैमिली मेम्बर्स, और बच्चे आके मेरे सामने हुए पिछले दिनों। मैं अपनी कज़न के घर गई भी थी तो हम लोग हैंग आउट कर रहे थे। उसका बच्चा छोटा सा आया, कुछ 6 साल का, तो आया तो वो माँ जो है वो कुछ फ़ोन पे अपने देख रही, नहीं हम लोग कुछ खा रहे थे तो उसने उसकी वीडियो बनाई खाने की और वो अपने सोशल मीडिया पे लगा रही थी, अपने फेसबुक पे और अपने इंस्टाग्राम पे। तो छोटा सा उसका 6-7 साल का होगा बेटा, तो आके कुछ कहता है, मामा समथिंग समथिंग समथिंग। उसने उसकी बात भी नहीं सुनी, उसने अपना दूसरा फ़ोन उठाया, उसको पता नहीं क्या क्या किया, उसके ऊपर यूट्यूब लगा के उसको पकड़ा दिया। उसने कहा जाओ देख लो अपनी वीडियोस। बच्चे ने आके बिल्कुल मुख्तलिफ बात की थी और मैं शौक में चली गई। खैर कितना कह सकते हैं किसी को, थोड़ा बहुत मैंने उसको इतना ज़रूर कहा, मैंने कहा जान देख लिया कर यार, उसने आके तुमसे ये बात कही थी कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, तुमने उसको फ़ोन पकड़ा दिया और कहा कि जाओ तुम यूट्यूब पे देख लो जो तुमने देखना है। कहती नहीं यार, वो मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रही थी, वो मुझे फिर उसके ऊपर साउंड लगाना पड़ता ना। तो मैंने कहा तुम्हें साउंड लगाने की ज़्यादा टेंशन है, तुमने बच्चे की बात नहीं सुनी और ऊपर से उसको कहा कि चल जा इथों। ये मतलब एक बच्चा वैसे ही कांगड़ी सा है, वो खाना भी मांग रहा है, खाना भी नहीं दे रही, कहा जा फ़ोन पे दे कर ले। तो ये हम इतने एडवांस्ड हो गए हैं, हमारे लिए टेक्नोलॉजी इतनी अहम हो गई है कि हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, सुख दुख, भाई लोगों को फ़ोन आ रहा होता है, वो गेम खेल रहे होते हैं, वो फ़ोन नहीं अटेंड करते। फ़ोन आ रहा होगा और कोई रील रूल देख रहे होंगे, कॉलें काट देंगे। अर्जेंट भी हो सकती है बात कि कोई कॉल करे, फ़ोन नहीं अटेंड करना, रील देखनी ज़्यादा ज़रूरी है। सो थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए कि हम अगर टेक्नोलॉजी की तरफ माइल हुए हैं और अगर हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं तो हमारा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का रीज़न क्या है? अपनी ज़ात की बर्बादी फेरना या अपनी ज़ात को इन्हांस करना और पॉजिटिविटी की तरफ जाना? ये आज का सवाल है। और आइए बढ़ते हैं किचन की तरफ, जहाँ पे प्यारी सी शेफ़ हिबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ आर द किड्स? हाँ, द किड्स आर रियली गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताओ मुझे हिबा, जो ये हम टॉपिक पे आज बात शुरू की है, जी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, अब देखो ना एक शेफ़ के लिए तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। Right. आप अपने काम को भी हाईलाइट कर लेते हो, आप करते भी हो अपने इंस्टाग्राम के पेज पे, फिर उस एंड अदरवाइज ऑल्सो उसके अलावा आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो लोगों को रेसिपीज और चीज़ें वगैरह देने के लिए। तो टेक्नोलॉजी का इसी टेक्नोलॉजी से आप प्रॉपर रेसिपीज, अपना एक प्रॉपर मीडिया करियर भी स्टार्ट कर सकते हो। एग्जैक्टली।
अगर मैंने कुछ बनाना है और हिबा की रेसिपी फॉलो करनी है, मैं ऑनलाइन जाके यूट्यूब पे देखूँ, मुझे मिल जाएगी। देख सकते हैं, बिल्कुल ये ऐसे ही टेक्नोलॉजी के हैं फायदे हैं, लेकिन मगर नुकसान भी तो है। नुकसान बहुत ज़्यादा है। और देखो आप एक न्यू मॉम हो जी, आई थिंक ये ऐसा टॉपिक है जो सबको रिलेट करता है, और मुझे सबसे ज़्यादा जो इसका नेगेटिव बात ये लगती है वो ये है कि हम प्रेफर ये करते हैं कि हम अपने फ़ोन्स को टाइम दें ज़्यादा, और उससे फैमिली टाइम बहुत निगलेक्ट होता है। अब आई थिंक ये सबका पर्सनल इशू होगा, हर घर पे ये होगा कि जैसे आपने कहा कि आपकी फ्रेंड ने अपनी बेटे की बात नहीं सुनी, मोस्टली ऐसा मतलब होता उसने है। आके कहा मामा आई मांग रही, मुझे सैंडविच Exactly. चाहिए, वो बच्चे की बात नहीं पूरी टेबल भरी हुई है खाने से, Right. बट उसने क्योंकि उसकी पहले वीडियो बना के लगानी थी कि मेरे घर, अब हर चीज की तो वीडियो बनानी है। एग्जैक्टली और अब ये मतलब होता है कि वॉशरूम तक तो छोड़ता नहीं है कोई, बाथरूमों में वीडियो बन रही है, पीछे ऊट पटांग कपड़े और चीजें पड़ी हुई, वो भी नहीं कोई देख रहा। एग्जैक्टली और अब ये भी होता है कि फैमिली डिनर्स पे जाते हैं या जैसे हस्बैंड एंड वाइफ डेट नाइट पे गए और वहाँ भी जाके दे आर यूजिंग देयर ओन फोन्स। मतलब आप एक दूसरे से बात करें, टॉक अबाउट द लंच डे पे या डिनर पे जाओ, Exactly. चाहे आप ना भी जाओ, हस्बैंड के साथ, फ्रेंड्स के साथ चले जाओ, Phone use कर रहे होते हैं 99% सब। लोग बैठे होते हैं, खाना सामने होता है, लेकिन अगर 8 लोग टेबल पे हैं तो कोई 2 लोग आपस में बात कर रहे होंगे, बाकी 6 अपने फोन पे होंगे। मतलब अब तो हम दूसरे की बात भी सुनना गवारा नहीं करते। अगर मैं हिबा और मैं बात करें तो हम बात सुन रहे हैं एक दूसरे की, बाकी सारे लोग जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है, उनको वो अपने ये होगा फोनों कि पे लगे रील बना के लगा दे, बट एक्चुअल टाइम नहीं स्पेंड करेंगे। हिबा व्हेन वी वर यंगर, आई स्टिल रिमेंबर, मैं छोटी होती थी तो हम लोग जब जाते थे रेस्टोरेंट्स में या व्हाटएवर, तो पूरे टेबल पे सब बातें कर रहे होते थे। एक बंदा अगर बात कर रहा था तो सब उसकी बात सुन रहे होते थे। अब हर बंदा जाता है अकेले खाने पे, एक ही टेबल पे। अच्छा, रेसिपी प्लीज मेरी जान। आज हम बना रहे हैं चिकन चाउमिन नाइस एंड चिकन शाशलिक स्टिक्स। ऑसम। और बाय द वे बड़ी अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, फुल मील है, और ये आप बड़े आसानी से अपने बच्चों को खिला सकते हैं। छुट्टियां हैं, हर बंदा स्ट्रेस में है, ये एक बड़ी मजे की एक्टिविटी भी हो जाती है बहुत बच्चों अच्छा वे है कि आप ज़्यादा वेजीज इनकॉर्पोरेट करके अपने बच्चों को दें। तो सबसे पहले चिकन चाउमिन की रेसिपी शेयर करती हूँ। चिकन चाउमिन के लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन आधा किलो, उसके साथ वेजिटेबल्स में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है। आज हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है स्प्रिंग अनियन 2 कप्स, कैबेज 3 कप्स, कैरेट आपने जूलियन कट कर लेनी है 2 कप्स। आपने इसमें अदरक भी यूज़ करना है, जिंजर जूलियन कट किया हुआ 2 टेबलस्पून, सोया सॉस 4 टेबलस्पून, चिली गार्लिक सॉस 4 खाने के चम्मच, ऑयस्टर सॉस 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, या अगर आपको ज़्यादा स्पाइस पसंद है तो आप और ऐड कर सकते हैं। एग नूडल्स 1 पैकेट, और तिल का तेल अगर आपके पास है तो आप डाल लें, अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं। इसकी रेसिपी ये है कि सबसे पहले आपने कढ़ाई में तेज़ आंच पे सब कुछ पकाना है। ऑयल सबसे पहले डाल के थोड़ा सा नमक डाल दें, और फिर चिकन जूलियन कट किया हुआ आपने इसमें ऐड कर देना है। और नमक इसलिए डालेंगे ताकि चिकन स्टिक ना करे। उसको तेज़ आंच पे आपने थोड़ा भूनना है जब तक वो हाफ़ कुक हो जाए। हाफ़ कुक होने के बाद आपने इसमें सारी सॉसेस और स्पाइसेस ऐड कर देनी है, और जब चिकन पक जाए तो आपने एंड पे बिल्कुल सारी वेजिटेबल्स को तेज़ आंच पे सिर्फ स्टिर फ्राई करना है। आपने इनको बिल्कुल भी ओवर कुक करके मार नहीं देना, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपने रखने हैं जैसे हर चाइनीज़ खाने में होता है। तो सारी वेजिटेबल्स आपने एंड पे बिल्कुल डाल के उसको अच्छा सा टॉस देना है। उसके बाद आपने बॉइल्ड एग नूडल्स अंदर ऐड करके और गार्निश करके स्प्रिंग अनियन के साथ सर्व कर दें। ऑसम। और चिकन शाशलिक स्टिक्स के लिए आपने चिकन बोनलेस को क्यूब कटिंग कर लेनी है। उसमें आपको जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैं बता देती हूँ। मुर्ग का गोश्त आधा किलो, टमाटर 2 अदद, प्याज 2 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 2 चाय के चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने का चम्मच, हॉट सॉस और सिरका 2 खाने के चम्मच, केचप 2 खाने के चम्मच, और ये बैम्बू स्क्यूअर्स आपको चाहिए एज़ रिक्वायर्ड। आपके पास अगर ये नहीं है तो मेटल वाली भी है, वो भी यूज़ हो सकती है, या आप एज इट इज़ बना सकते हैं इसको। आपने चिकन क्यूब्स में सब सॉसेज और जो सॉल्ट पेपर है वो ऐड करके इसको मैरिनेट कर लेना है। अगर आप ओवरनाइट मैरिनेट कर लें तो सबसे बेस्ट है। फिर आपने वुडन स्क्यूअर्स में कैप्सिकम, अनियन, टमाटो और चिकन को लगा के तो इसको ग्रिल पैन में ग्रिल कर लेना है इजीली। दैट्स इट। दैट साउंड्स अमेजिंग। एंड अगेन कॉम्बिनेशन में बनाएंगे तो आपकी कंप्लीट मील हो जाएगी। सब्जियां भी आ गई, नूडल्स भी आ गई, प्रोटीन और बड़ा खूबसूरत बैलेंस है, और बच्चे बड़े इसको एंजॉय भी करते हैं। लंच बॉक्सेस के लिए भी शाशलिक स्टिक्स बड़ी मज़े की होती हैं। अगर आप वो सिर्फ दे दें बच्चों को, साथ में थोड़ा फल सब्जी दे दें, तो वो एक स्नैक भी बड़े मज़े का बन जाता है, क्योंकि आप इसको इतना अच्छा मैरिनेट करके यूटिलाइज करते हैं। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। बेटे आप अपना काम स्टार्ट करते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पधारो मेरे देश, एक बहुत ही
खूबसूरत और बहुत ही मज़े का प्रोग्राम है। और जब हम बात करते हैं पॉपुलर शोज़ की, तो इवन दो कुछ ही अभी इसके एपिसोड, आई थिंक अबाउट 20 एपिसोड्स ऑन एयर गए हैं, बट ये बड़ा ही एक ऑसम प्रोजेक्ट है। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आज हम इस शो के बारे में भी बात करें और इसके बारे में डिटेल्स भी लें और गाइडेंस भी लें कि हम इसको मज़ीद कैसे एंजॉय कर सकते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद। रंग बरंगे पहनावे और हंसते उजले चेहरे, रस्मों रीति रिवाजों के सदियों से नक्शे हैं गहरे। मीठी मीठी हर बोली है, मीठे हैं संगीत, मनमोहने गीतों में जल के इस धरती की प्रीत। मन के मेले मस्त कलंदर, हर सू दिल दरबार, ढोल बजे और मिलकर जो है हंसकर बांटे प्यार। अल्लाह तुझको सदा सलामत रखे प्यारे देश, रोशनी और रंगों के धारे आँख के तारे देश। प्यार के मारो बंजारो पधारो मार देश। केसरिया बाल मुझे पधारो पधारो मार देश, देश रे पधारो मार देश। जी हाँ व्यूअर्स, पधारो मारे देश एक बहुत ही ब्रिलियंट और अमेजिंग प्रोग्राम, जिसमें आप बेसिकली पूरा पाकिस्तान देखेंगे और पाकिस्तान की वो वर्जन देखेंगे जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। देखिए वो होम्योपैथिक जो हम सारे फैमिलियाँ जा के देखती हैं जगहें, वो भी मुख्तलिफ होती हैं। एक्चुअल पाकिस्तान कैसा है ये आपको ये प्रोग्राम दिखाता है, लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था और सारी इसके पीछे क्या रीजनिंग और थिंकिंग थी। जब मैंने एपिसोड ऑन एयर देखा तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। फिर मैंने चेक किया, पता चला हाय 7 एपिसोड भी ऑन एयर हो गए, ये क्या बात हुई, सानू पता ही नहीं चला। तो मैंने कहा ज़रा आए ना मॉर्निंग शो के ऊपर, ज़रा बताएं मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली खुद भी जब आप ऑन एयर होते हो व्यूअर्स, तो बड़ी चीज़ें आपसे मिस हो जाती हैं। मेरी नज़र से गुजरा, मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा, मैंने अपने बेटे हमज़ा को बुला लिया, अपने बेटे हसन को बुला लिया, और वो 18 साल का बच्चा और वो 7 साल का बच्चा, नूर तो खैर छोटी है, फुदक रही थी इधर उधर, बट वो दोनों इतने गौर से देख रहे थे, इज़ दिस पाकिस्तान? येस दिस इज़ पाकिस्तान। और यही बात तो मेरे ख्याल से हमारे बहुत ही ब्रिलियंट प्रोड्यूसर हसन हयात साहब मेरे ख्याल से करना भी चाह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम बॉस। यूजुअली हम अपने सेलिब्रिटी गेस्ट को पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं, लेकिन जब प्रोड्यूसर आ जाता है तो आपको पता है वो सेलिब्रिटी से बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसका बेबी होता है। तो बॉस आए हुए हमारे साथ, एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव विद अस द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एक्टर। ब्रिलियंट अगर मैं कहूँ कि आई मीन बहुत सी हैट्स पहनते हैं। ट्रैवलिंग का तो चलो अपनी जगह शौक है और वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म के प्रोग्राम के फॉर्म में भी सामने आया, बट देन एज एन एंकर पर्सन एज वेल। मॉर्निंग शो होस्ट भी आप रह चुके हैं, फिर राइजिंग पाकिस्तान जब आपने होस्ट किया वो भी हमारा इट्स वन ऑफ आवर मॉर्निंग ट्रांसमिशन के प्रोग्राम्स। देन जनरली ऑल्सो आपने और भी बहुत से मतलब होस्टिंग के यॉनराज के साथ भी खेला, एक्टिंग के यॉनराज के साथ भी खेला, एंड देन साथ साथ दूसरा काम भी कर रहे हैं। ये वो वाले बच्चे हैं जिनको माँ बाप जब पूछते हैं कि बेटा एक्टिंग तो कर रहे हो और क्या करते हो, तो इनके पास जवाब होता है कि मैं ये भी करता हूँ। तो हामून रशीद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। बॉस व्हाट अ कूल शो। थैंक यू वेरी मच। व्हाट अ कूल शो। दिस एप्रिशिएशन यू नो वर्क्स वंडर्स फॉर अस। हमारे लिए जो है ना यही कुछ चाहिए हमें, एप्रिसिएशन। बट शो की टाइमिंग्स अगर आप भी क्यूरियस हैं, बाय द वे टाइमिंग भी क्या अमेजिंग है। संडे वाला दिन जब ऐसे ही बंदा बैठ के ये सोच रहा होता है कि हाय मैं कहाँ फंस गया हूँ, कल काम पे जाना है, तो कम से कम ये प्रोग्राम देख के 6 बजे संडे को बंदे की रूह को थोड़ा सुकून आ जाता है कि ठीक है जा नहीं सकते तो देख तो सकते हैं, और अगली ट्रिप प्लान हो जाती है। पिछले 7 एपिसोड में कोई 70,000 ट्रिप्स प्लान हो चुकी हैं। लोगों ने बैठ के कहा ये इतने जाना है, अगली बार इतने ही जाना है, या इस बार यहाँ पे जाना है। सो संडे 6 PM ऑन PTV होम, पधारो हमारे देश, आपने ज़रूर देखना है। अब हसन साहब, अच्छा भला हमारा लड़का कर रहा था मॉर्निंग शो, क्या हुआ आपको, क्यों आपने हमारे लड़के को फंसाया इस प्रोग्राम में? कहानी कहाँ से शुरू होती है इस शो की? ये हुआ कि जब मैं ट्रैवल शो कर रहा था रंजीत के साथ, हर दिल बोले पाकिस्तान, तो उस दौरान हमने पाकिस्तान का, क्योंकि 92 एपिसोड की, तो पूरा पाकिस्तान हमने रैकी की।
तो हमने कहा कि जो चीज़ मिसिंग है वो ये है कि हम क्योंकि ट्रैवल शोज़ में ज़्यादा अपनी टूरिस्ट प्लेसेस को दिखाते हैं, हम अपने कल्चर, ट्रेडिशंस और डाइंग ट्रेडिशंस, म्यूज़िक, जो चीज़ें पाकिस्तान का फेस हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने कहा कि अगर मैं नेक्स्ट ट्रैवल शो शुरू करता हूँ तो मैं अपने कल्चर को, ट्रेडिशंस को स्पेसिफिक उसको करूँगा डॉक्यूमेंट, ताकि आइंदा आने वाली नस्लें जो है, जो लोग देखें तो कहें कि रहट कैसे होते थे, हमारे देहात कैसे होते थे, हमारे पुराने शहर कैसे होते थे, गलियाँ कैसी होती थी, तो वो लाइफ कैसी होती थी, तो उसको हम एटलीस्ट एक आइंदा के लिए एक डॉक्यूमेंट कर लें। तो यही पीटीवी का एक खासा था। तो ये आपने बैठ के अपना कॉन्सेप्ट बनाया और आपने सोचा कि मैंने ये करना है। अब उसमें रंग इन्होंने कैसे भरा, इसकी तरफ हम जाएंगे। अब आ गए भाई हसन भाई आपके पास, क्योंकि हसन भाई छोड़ते नहीं है किसी को। एक दफा इनके दिमाग में बात बैठ जाना, इन्होंने अपने तरीके से अपने हिसाब से करनी ऐसे ही है। आपको कैसे कन्विंस किया? देखिए, यू आर अ वर्किंग मैन और आप प्रॉपरली जो आपकी एक बिजनेस साइड है और प्रोफेशनल, देखिए ये भी प्रोफेशनल साइड है, बट वो एक जो आपकी बड़ी हार्डकोर बिजनेस दुनिया की प्रोफेशनल साइड है। आप बड़े बड़े इदारों के साथ वाबस्ता रह चुके हैं, अभी आप पढ़ा भी रहे हैं साथ में। तो बॉस टाइम कैसे, मतलब दिस इज अ, ये कोई ये तो नहीं है ना कि आज गए और परसों आ गए, ये एक मिशन होता है। दिस टुक सम टाइम। तो आप ऑन बोर्ड कैसे हुए? ऐसा होता है कि मैं जब खुद मॉर्निंग शो कर रहा था, आप खुद भी मॉर्निंग शो कर रही हैं, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि मैं टिक के बैठ नहीं सकता। अब जब हसन से मेरी एक पुरानी मुलाकात है, ये कर रहे थे और अक्सर हम डिस्कस भी करते थे क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ। तो जब इनसे हुआ तो हसन ने जब मुझे कॉन्सेप्ट बताया तो हसन के कुछ अल्फाज थे जो मुझे चीर के रखे ना, मुझे कहने लगा यार हामून तुम्हें पता है, मुझसे पूछा इन्होंने, तुम बड़े मुझे बताओ तहजीब, तमद्दन और सकाफत का फ़र्क क्या है। मैं कहा यार हसन, तहजीब सिविलाइजेशन, सकाफत जो हमारा रहन सहन होता है, और तमद्दन जो हम दूसरी दुनिया की चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। कहते हैं लेट्स डू इट। मैंने कहा फॉर व्हाट, मुझे समझाओ क्या कहना चाह रहे हो। तो इन्होंने कहा यार हम बात ये जो हमारा कल्चर है, इट्स अ डाइंग कल्चर। ये मेरे दिल को जाके लगा। हमारे पास जो सिम्फनी है इट्स डाइंग, हमारा म्यूज़िक इट्स डाइंग। तो हम लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दोज वर्ल्ड्स। तो हमने अनटैप्ड एरियाज़ में जाना है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है अपने कल्चर को सामने लाना है, और जो सेकेंडरी के है हमारा, ये देखें कितनी खूबसूरत इमेजरी। सेकेंडरी अब आप मुझे बताएं कि हम में से हम ये चीज़ें सुनते हैं इनके बारे में, या सुनते हैं कि कभी ऐसा होता था, जी। लेकिन हम देख नहीं पाते। जी। क्योंकि एक तो हमें पता नहीं है कि हमने कहाँ जाना है, दूसरी बात हमें एकदम से ना दुबई और अमेरिका और कनाडा अपील करते हैं। चलो वो तो बड़े ही प्लास्टिक जगह है ना, वो तो बनी हुई जगह है। भाई आपने स्विट्जरलैंड जाना है, आपको पाकिस्तान से आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने सी साइड देखनी है तो सी साइड के भी ऐसे ऐसे हसीन नज़ारे हैं। आप कराची जाते हैं, वहाँ पे वो बेचारी क्या है, सी व्यू पे बदबूएं सूंघ के आ जाते हैं, तो कहते हैं कि ये सी साइड हो गई है। You've seen it, boss. Actually, आपको मैं एक बात बताऊँ, I've seen सेंट्रल एशिया, I've seen आप पूरी Europe, दुनिया I've देख seen चुके हो, हाँ। to many parts of the world। जो चीज़ एक हमें हमारे जो बहुत बड़ा इशू आता है कि हमारे टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा फोकस तो किया जाता है, मगर सिर्फ टीवी चैनल्स एक्सेसिबिलिटी नहीं है ना, पहुंचे कैसे पहुंचने के भी रास्ते और हैं। रहें कैसे। हाँ, रहने के इशूज़ है, जो सबसे बड़ा इशू है टॉयलेट्स का, बहुत बड़ा इशू है, खासकर फैमिलीज़ के लिए। हम जब रोड्स पे जाते हैं, सफ़र ट्रैवल करते देखते हैं, इसीलिए तो बॉयज ट्रैकिंग पे जाते हैं ना। हमारे मुल्क में लड़कों के ग्रुप्स बड़े बनते हैं जाने, गर्ल्स मतलब मिक्स्ड फैमिली टाइप या प्योर गर्ल्स के ग्रुप्स बड़े कम निकलते हैं, क्योंकि यही वाला प्रॉब्लम ना। सब आई नो बच्चों वाली बात है कि वॉशरूम का इशू, बट इट इज़ अ बाथरूम का इशू। कहाँ पे बाथरूम यूज़ करें? आपके साथ आपका 2.5-3 साल का अगर बच्चा है, आपने उसको ले जाना है, साफ सुथरा करना है, नीट करना है, ये भी चीज़ें। प्लस फूड डाइट के बारे में आप बड़े कॉन्शियस होते हैं, ये तो उसके हवाले से बात करें। पर फ्रैंकली जैसे अभी आप दिखा रहे थे हमारे प्रोग्राम का प्रोमो, हम जब गए नगर पार्कर, थर पार्कर, आपने दुबई की बात की है। मुझे डेजर्ट सफारी का बड़ा शौक रहा है हमेशा से, मगर जब मैं अशरो थर गया हूँ, एंड दैट वाज समथिंग कि मुझे लगा कि दुबई यूएई कैन नेवर मीट दैट ब्यूटी। रीज़न वाई 300 वहाँ पर लेक्स हैं, वाइट सैंड है। अब दुबई में तो वाइट सैंड नहीं है। लेक्स जो हैं सॉल्ट लेक्स हैं, मीठे पानी की लेक्स हैं, वहाँ पर बर्ड्स भी आती हैं। भाई ये ना दुबई में है ना मिडिल ईस्ट में है। अब सोचिए कि ऐसी जगह पे एक 5 स्टार या 7 स्टार रिजॉर्ट बन जाता है और इक्का दुक्का और 3 स्टार 2 स्टार टाइप सिचुएशंस बन जाती हैं। कौन नहीं जाएगा बॉस? लोग जा रहे हैं। लेकिन जाते हुए लोग क्यों सोचते हैं? क्योंकि भाई अगर हम देखिए, कोई भी इंसान जब कहीं जाता है तो उसको होता है कि शॉपिंग करेंगे। देखिए खवातीन को यही होता है ना कि वहाँ से कोई चीज़ लेके आएंगे, कोई कपड़े, कोई नथिंग महंगा। एक तो वहाँ की फिर जगहों को पहले टैप इन करें, खाने पीने का इंतज़ाम सही हो, ठहरने का इंतज़ाम सही हो, क्यों नहीं कोई जाएगा? और एंटरटेनमेंट भी वहाँ पे कोई हो, क्योंकि देखो किन्नी को सैंड देख लोगे, किन्नी को तुसी पानी देख लोगे। सवारी है, कैमल्स हैं आपके पास, और वो कुछ आपको देखने के लोग ऐसे हैं कि स्पेशली
जैसे अब आपने शॉपिंग की बात की है, तो हमारे पास सिंध इज़ कल्चरली वेरी रिच पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो आपके पास वहाँ पर शॉपिंग के भी सब्जेक्ट हूँ ना कि कौन लोग फोकस करें, कैसे उसको मार्केट करते हैं। अशरफ थर में आप जाएँ, आप वहाँ पर इस तरह की शॉपिंग के लिए भी बड़े सेंटर्स बना सकते हैं जो ट्रेडिशनल तरीके से। तो अब हम वहाँ पर जब गए और वो वाइट सैंड जब मैंने देखी, कैमरा उस वाइट सैंड को नहीं पकड़ सकता फ्रेंकली। तो वहाँ पर जब मैं गया हूँ, जैसे आप थोड़ी देर पहले मुझसे कह रही थी कि जब आप जाते हैं तो आप किससे बातें करें, हमारे पास स्क्रिप्ट तो होता नहीं है। मैं ये कह रही थी कि देखिए आपने, चले मैं कह ही देती हूँ उसको, बल्कि ये ऑनर कहने वाली बात ही वही होता है ना, पहले जो बातें हो जाती है ऑनर नहीं आती। जैसे मैंने आपको कहा, मैंने कहा कि आपके पास ऑप्शंस थे, जी जी, यू वर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब, आपको कहा गया ये वाला शो कंटिन्यू कर लें, जी। कुछ और करना चाह रहे हैं कर लें, वी वांटेड यू एज पार्ट ऑफ द पीटीवी फैमिली। और फिर तीसरा ऑप्शन ये वाला आया, सबसे औखा ऑप्शन आपने चूज किया। मॉर्निंग शो आसान है, मैंने अपने एक मॉर्निंग शो में किया करती थी प्राइवेट सेक्टर में एक्सप्रेस के ऊपर मैनी ईयर्स अगो, शुरू में जब मॉर्निंग शो शुरू किए 16-15 ईयर्स अगो। आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे उन्होंने इसी तरह कहा कि जी एक ट्रैवल लॉग हम शुरू करना चाह रहे हैं, और वो ट्रैवल लॉग बहुत ज़्यादा इधर घूमने फिरने का, ये वो पूरे पाकिस्तान का इसी टाइप की चीज़ नहीं कर पाई। आई हैड टू रिफ्यूज़, क्योंकि वो 5 दिन का, मैंने कहा कि पहले एपिसोड कर लेते हैं 5 एपिसोड मॉर्निंग शो के ना, एक एक प्रोविंस को हमने कवर कर लिया, कुछ इस टाइप का कर लिया। वो भाई वो 5 एपिसोड एक तो बनने में इतना टाइम लगा, लिटरली हमें 12 दिनों के लिए जाना पड़ा तो 5 एपिसोड निकले, और वो नहीं निकले वैसे। ये विजुअल्स मुझे नहीं मिले थे, तो मैंने कहा भाई मेरे से नहीं होता ना, बाथरूम जाने का कुछ ना, अगर कपड़े चेंज करने हैं, एक से दूसरे कोई चीज़ शूट करने के लिए चेंज करने की कोई जगह नहीं है, कहाँ मरे कहाँ जाएं। अच्छा देखिए, यही जो होता है, जैसे आप बात करें ना कि हसन ने मुझे इसका कॉन्सेप्ट कहा, पधारो हमारे देश, तो खुर्रम लतीफ़ी साथ बैठे और उन्होंने कंपोजिशन बनाई है इसकी। अब उसके लिए खुर्रम और ये निकले यहाँ से कराची फॉर 5 days, दे स्टेड देयर, उन्होंने ये कंपोज किया, म्यूज़िक किया। तो मैं इनकी डेडिकेशन देख रहा था, मैंने कहा यार हसन तुम कौन लोग हो यार, यहाँ पे तो आई नो पीपल जो सुबह आते हैं, बायोमेट्रिक्स दिया, शाम को बायोमेट्रिक्स दिया, चले गए, आप लोग कौन लोग हैं यार। तो इस वजह से भी एक मेरे लिए था कि मैंने इनके साथ काम करना है। अभी जब आप जो 8th एपिसोड ऑनवर्ड देखेंगे, दुनिया का जो सबसे मुश्किल काम है ना, जी जी, सिर्फ वही हसन भाई करना चाहते हैं। आसान चीज़ तो वो करना नहीं चाहते। ये इनकी पीटीवी में रेपुटेशन है, ऐसी ये औखा तरीन काम है। आप देखिएगा 8th एपिसोड जिसमें हम जिन जगहों पे गए हैं, किसी ने नाम नहीं सुना हुआ। इस संडे को आपने ज़रूर एपिसोड देखना है, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ व्यूअर्स, आप हुक हो जाएंगे। आप फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके फिर देखेंगे कि वो बाकी के एपिसोड क्या थे। आई सीरियसली गो एंड चेक इट आउट। बल्कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट और क्या क्या करना है ये हम ब्रेक के बाद जानेंगे। बट पधारो हमारे देश, मैं तो मेरे कह रही हूँ, तब से मुझे डांटी जा रही है भाई आपने मेरे कहना है या मारो कहना, जो भी कहना है, हमारे देश आपने उसको ज़रूर देखना है 6 बजे ऑन संडे। एवरी संडे लगता है। ब्रेक के बाद मजीद आपको टीजर्स देंगे कि और क्या एक्साइटिंग चीज़ें हैं कमिंग अप। कोई दीदा चन माया है तुड़िया में सब सोनिया तई के मेरी भी मन एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। व्यूअर्स, संडे को 6 बजे आपने ज़रूर देखना है पीटीवी होम पे। ये बहुत ही अमेजिंग शो है। अच्छा, ज़रा शो की भी बात कर लेते हैं। अभी तक क्या हुआ, आगे का क्या प्लान है, क्योंकि आपको पता है वक्त का मुकाबला सख्त होता है। हसन भाई आपसे शुरू करते हैं। जी जी। तो शो के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। इंसिडेंट्स भी बड़े मज़े मज़े के हुए, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया हमें कि आप लोग पाकिस्तान को उसकी ट्रू ब्यूटी के अंदर दुनिया को दिखाना चाहते हैं, पाकिस्तान को अपनी नज़रों से लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। और सिर्फ पाकिस्तान के लिए ये शो नहीं बनाया जा रहा व्यूअर्स, इंशाल्लाह जब ये ऑनलाइन जाता है और अपलोड होता है तो फिर पूरी दुनिया देखती है। और आई थिंक हसन भाई कुछ ये भी ऑब्जेक्टिव था कि डिजिटल दौर में लोगों को पता चले हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। ये बेसिकली प्रोग्राम का नाम है पधारो मारे देश, नहीं मेरे देश, क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज है, मारवाड़ी लैंग्वेज है जो थर में बोली जाती है। तो हमने इसका नाम भी इसीलिए रखा है कि रूटीन से हट के, ताकि लोगों को फील हो कि इसका मतलब है कि हमारे देश में आओ, देखो कि हम क्या हैं, हमारी ये जो असल देखो, जो आपको नज़र आएगी। अंदर शहरों में आओगे, देहातों में आओगे तो आपको नज़र आएगा
तो इस प्रोग्राम का सारा थीम भी इस तरह था कि हम जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं हमारी उसको डॉक्यूमेंट करना चाहते थे। और हमने प्लान किया इसको, पहले इनिशियल हमने सिंध से स्टार्ट किया और सिंध से भी हमने थर पारकर में स्टार्ट किया। थर पारकर, नगर पारकर, अछरोथर जो वाइट डेजर्ट है, तो उसको हमने पहले किया क्योंकि नॉर्थ की तरफ बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। तो हमारा था कि इसको साउथ से हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारे जो कल्चरल हब्स हैं उनको हम डॉक्यूमेंट करें। तो वो हमने किया। फिर हमने कश्मीर को किया कुछ, जो नीलम वैली के एंड में एक वैली है गुरेज़ वैली, कभी कैमरा वहाँ नहीं गया उस तरफ। वो लोग अभी 200 साल पुरानी ज़िंदगी उसी तरह चल रहे हैं। इसी तरह फिर हम हज़ारा डिवीज़न अभी किया। अभी हम स्कद्दू से आगे जो अनवर्ड वैलीज़ हैं उनमें जा रहे हैं। तो लोग वेलकम कर रहे हैं, देख रहे हैं प्रोग्राम को और इन्जॉय कर रहे हैं। वो जो ख़ास तौर पर हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, इतना ज़्यादा रिस्पांस उनका आता है। वो कहते हैं कि जैसे कोई एपिसोड लगती है, ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और जो चीज़ें हमसे मिस हो गई हैं, हमारी फैमिली से मिस हो गई हैं, बच्चों से मिस हो गई हैं, हम उनको वो दिखाते हैं। तो लोग पूछते हैं कि अगली एपिसोड में क्या आएगा, कैसे, किधर जाओगे, क्या सिलसिला होगा। तो इसमें हम पूरा पाकिस्तान कवर करेंगे और हर उस गली नुक्कड़ पे उस गांव में जाएंगे जहां कोई कल्चरल वैल्यू रह गई है, ताकि आइंदा के लिए हम उनको डॉक्यूमेंट कर लें, हमारी आइंदा नस्लें देखें, उन चीज़ों को एंजॉय करें कि हम क्या थे और कैसे हम ट्रांसफॉर्म हुए। तो ये हमारा अमेजिंग। आपने बहुत से इंसिडेंट्स, बहुत से वाक़यात, बहुत से मामलात हुए होंगे, कुछ शेयर करेंगे बॉस? क्या कुछ चीज़ें शेयर होती हैं जो एक इंसान को हिला देती हैं और बंदा उसके बाद कुछ मुख्तलिफ सा हो जाता है। हाँ, ये इस तरह है कि ट्रैवल की खूबसूरती है। ट्रैवल की खूबसूरती ये मैं एक जगह मुझसे मैं बैठा तो मैंने कहा यार ऐसी जगह यहाँ पर मैं अपने आप से मिल रहा हूँ। आफ्टर एजेस मैं अपने आप से मिल रहा हूँ, अपने आप से मुलाकात कर रहा हूँ। हम जा रहे सड़क के किनारे और हम सफ़र कर रहे थे सिंध में। ऐसे में एक जोगी आगे जा रहा था, तो हसन भाई कहते हैं यार गाड़ी रोको। जोगी के पास से उन्होंने जब उससे बात की, जोगी से बात कर रहे थे तो कहने लगे यार हमने ना गन्ने के खेत पे जाना है, क्योंकि अब वहाँ पर वो गन्ना निकाल रहे हैं, उससे जो है ना क्या कहते हैं उसको गुड़ बना रहे हैं, हमने वहाँ जाना है, वहाँ से गंवाएंगे। इतने में दो बंदे हैं, उन्होंने पहले रॉ, उसके बाद फिर जी वो सारा। अब वहाँ पे दो बंदे हैं, उन्होंने कहा जी कि देखिए हमारी गाड़ी जो है ना, आपने देखा होगा ट्रक आर्ट है, बड़ा खूबसूरत काम है, वो भी बड़ा क्रिएटिव काम था, हसन का ये ख्याल था। अब वहाँ पे वो आए, उन्होंने कहा जी कि यहाँ हमारे 2 किलोमीटर के दूर एक गाँव है, वहाँ पे आप चले जाए तो वहाँ पर आपको एक अजीम फोक सिंगर मिलेगा, यंग लड़का है। हसन भाई कहते हैं मोड़ो गाड़ी। हम लोगों ने कभी ये बॉदरेशन नहीं की है कि कितने मुश्किल रास्ते, हम चले गए। जब हम वहाँ गए ऐसे हुआ कि विदिन मिनट्स उसके कहते खजूर के दरख्त थे, उन्होंने जगह साफ़ की, वहाँ पर रलियाँ बिछाई, वो बंदे बैठ के, वो इसमें हमारे प्रोमो में शॉट लगा हुआ है और बड़ा अच्छा गाया। उसके बाद जब उठते हैं तो हसन की आदत है कि ही गिव्स देम गुड मनी। जब पैसे दिए आए तो हसन कहता है यार दैट इज़ फैंटास्टिक, ये जाएगा, माइंड ब्लोइंग है। मैंने कहा हसन यार मैं एक बात तुम्हें बताऊँ। कहता है क्या? आज मुझे पता लगा कि रिस्क इंसान का खुद पीछा करता है। कहाँ हम सड़क पे जा रहे हैं, जोगी को रुका, हम अंदर चले आए, इन बंदों को हमने सुना, अब ये टीवी पे भी जाएंगे, वी हैव गिवन देम मनी। हमने अपनी पॉकेट से थोड़ी दी है, दैट वाज व्हाट वाज देयर राइट। आज हम वहाँ से निकले तो अब जोगी ने जो आपने हिलाने की बात की है, मुझे उसने कहा मैं 300 रुपया डेली कमा लेता हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह यू नो आई एम वेरी मच हैप्पी। सो हमारे पास सब कुछ है एट द एंड ऑफ द एंजाइटी। और यहाँ आप स्पेशली ईद वगैरह के मौक़ों पे अगर मतलब 100 रुपया किसी को तो पकड़ाओ तो आगे कहते हैं बीबी 500 रुपये पढ़ाया, 1000 पढ़ा। और वहाँ पे 300 कमाने पे सब्र शुक्र 3 बच्चों के साथ अल्लाह का शुक्र, ये ग्रेटफुलनेस होती है, ये है ब्यूटी जो हम रिकग्नाइज नहीं करते। अच्छा, यहाँ पे गुफ्तगू को कंक्लूड करते हुए, मुझे तो पता है मैंने ये शो क्यों देखना है, क्यों देखें हमारे व्यूअर्स आपके इस प्रोग्राम को? हमारे प्रोग्राम को इसलिए ये तो वैसे ज्यादती है किसी की माँ को जाके कहना कि आपके बच्चे से कोई क्यों प्यार करे। हमारे प्रोग्राम को इसलिए देखें कि उसमें रियल पाकिस्तान है, उसमें ट्रेडिशंस हैं, उसमें म्यूज़िक है, उसमें फूड है, उसमें कल्चर है हमारा, हमारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, वो गलियां हैं जो बिल्कुल अब एक पास्ट का हिस्सा बन गई हैं, और वो चीज़ें हैं जो आप थोड़े अरसे बाद वाइप आउट हो जाएंगी, तो उनको आप देख के आप सेटिस्फेक्शन करें। और ये सिर्फ पीटीवी है जो इन चीज़ों को दिखाता है, ये विरसा है हमारा और हम इस विरसे के अमीन हैं, पीटीवी बतौर पीटीवी। और हम कहते हैं कि हम भी देखें और दुनिया को भी दिखाएं, बाहर दिखाएं कि पाकिस्तान कैसा है, कैसे खूबसूरत वो ऊँटों की टलियाँ, वो याक, वो खाने, मकई की रोटी, साग, वो सारी लस्सी, वो हर चीज़ जो है वो रंग हैं इस प्रोग्राम में।
इस पाकिस्तान में जो आप देखें तो आप इंजॉय वो करें। ऑथेंटिक रंग है जिनकी हम बात करते हैं कि फलां जगह जैसी सरसों का साग और मकई की रोटी, तो वो आप वहीं पे ऑन द स्पॉट जाके खा सकते हैं। आपको उस किस्म की चीज़ अपने घरों में बनाने की ज़रूरत नहीं ऐसे ही पड़ती। है। हमून, आप एक ब्रिलियंट एक्टर हैं, एक ब्रिलियंट एंकर पर्सन हैं। आपकी राय में इस प्रोग्राम को क्यों देखना चाहिए? मेरी राय में इसलिए देखना प्रोफेशनल राय मांग रही हूँ आपसे। प्रोफेशनली ये कह रहा हूँ कि हमारी जितनी भी नई जनरेशन है, इट्स मस्ट फॉर देम, यू नो। मुझे अपनी रूट्स के बारे में पता होगा तो मैं कहूँगा कि यस, यू नो, कि आई हैव सर्टन रूट्स। अब मेरे पे जो सबसे बड़ा होता है कि जब इन जगहों पे जाता हूँ, फ्रैंकली मैं आपको बता रहा हूँ, मे बी मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, जब मैं सिंध गया हूँ, फ्रैंकली मेरा उसके बारे में पहले कुछ और सोच थी। जब मैं वहाँ गया हूँ तो ऑल टुगेदर डिफरेंट मिला। मैंने कहा यार अब यहाँ पे लगा देना चाहिए लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी। वही तो बात है ना, बलूचिस्तान के बारे में मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि औरतों को मतलब मुंह नहीं लगाते। इतना अदब, इतना रिस्पेक्ट, बस नहीं चलता वहाँ पे कि आपको अपने बिछा दें, पैरों हाँ। पे नहीं, अपने हाथों का कारपेट बिछाएं और आप उस पर कदम रख के जाएं। जब मैंने वहाँ पे हम क्वेटा में, और misconceptions उस ज़रूर वक्त जब बड़े हालात वहाँ पे टाइट थे, कोई 10-12 साल पहले ड्रामे की शूट के लिए कुछ हमारा 3 दिन का काम था। बंदा भागता है काम से फारिग होकर, चाहे 2 दिन का हो या चाहे 15 दिन का हो, जब आप एक माँ होते हो। आई डिडंट वांट टू कम बैक। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार। हमारा पाकिस्तान। हमारे साथ चलें, हम आपको डेजर्ट्स में भी लेके चलेंगे, हम आपको माउंटेन्स पे भी, लेक्स पे भी, सी साइड्स पे भी लेके चलेंगे। और जहाँ तक बात ताकि मेरी लाश ना मिल सके। हसन भाई बस कर दे, उनको भी आपने घेर लिया। हाँ जी। नहीं, पर आप यहाँ पर भी जाएंगे, देखें एट द एंड ऑफ द डे आपने अपने बच्चों की जब बात की, आप उनको दिखाते हैं तो यू नो वेयर एवर दिल गो, जब भी दुनिया में जाएंगे तो बताएंगे वी ऑन डेजर्ट्स, वी ऑन लेक्स, वी ऑन माउंटेन्स। दुनिया की हाईएस्ट पीक्स पाकिस्तान में, हमारे पास वाइट सैंड का डेजर्ट है, हमारे पास क्या नहीं है। जिस चीज़ की कमी है वो ये है कि आप लोग गौर से प्रोग्राम नहीं देख रहे, और अगर अभी तक देखना नहीं शुरू किया तो मुझे पता है बहुत से लोग अपने ड्रामे के टाइम पे लगाना शुरू करते हैं 6 बजे। आपने एन 6 बजे रिपीट भी होता है ये 9-9:30 बजे। फ्राइडे सेम डे फ्राइडे अच्छा, फ्राइडे को शाम को 9:30 बजे रात को रिपीट होता है। सो फ्राइडे 9:30 आप देख सकते हैं रिपीट पे। लेकिन ऑब्वियसली एज इट गोज ऑन एयर, मज़ा तो उसी का आता है ना भैया। अब बंदा संडे को ऑन एयर हो जाए और फिर फ्राइडे तक वेट करे, कम ऑन। संडे 6 o'clock PTV होम आपने ज़रूर देखना है। व्यूअर्स, आप दुआएं देंगे, और ऑनेस्टली हर बंदा इस वक्त परेशान है कि बच्चों की छुट्टियां समझ नहीं आ रही। वो बैठाएं सारे बच्चों को, लगाएं उसको, कम से कम ये तो टेंशन नहीं होगी ना कि कोई फजूल बात, ये वो ऊंच नीच, जो हम सौ अपनी बच्चों की टेंशन लेते हैं। बच्चों को सिखाना है, अपनी नॉलेज नहीं भी है तो जिनकी है उनका एक इंफोटेनमेंट वाला एक ब्रिलियंट प्रोग्राम दिखाएं, ताकि बच्चों को भी सीखने का मौका मिले और बड़ों को भी। और शायद आपकी ड्रीम वेकेशन इसी में से कहीं निकल आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। खुश रहे, आबाद रहें, बहुत बहुत मुबारक हो बहुत बहुत आपको। शुक्रिया। ब्रिलियंट शो। Thank you. एंड असद भाई, देखिए आप होस्ट हैं, आपको क्रेडिट जाता है, लेकिन जैसे मेरी टीम को पूरा क्रेडिट जाता है और सारी बुराइयां भी उन्हीं के ज़िम्मे है, जस्ट टू क्लैरिफाई। तो उसी तरह असद भाई क्या बात है, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। और जैसे कि अभी हमून भाई ने कहा कि म्यूज़िक को भी हमारे मतलब मुल्क में अब उतनी वो वैल्यू और इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, तो आपको पता है कि हम म्यूज़िक को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। कल हमने पंजाबी म्यूज़िक की बात की, आज हम बात करेंगे उर्दू म्यूज़िक की, जहाँ पे हम उर्दू के गानों की बात करेंगे, चाहे वो पॉप म्यूज़िक हो या फिर अगर हम फिल्मी दुनिया की बात करें, ब्रेक के बाद। जानू सुन जरा, पलके तो उठा, जानू सुन जरा, पलके तो उठा, आंखों में छुपा लो तुझे, तुझसे चुरा लो तुझे, आ मेरे पास आ। जानू सुन जरा, पलके तो उठा, आंखों में छुपा लो तुझे, तुझसे चुरा लो तुझे, आ मेरे पास आ। जानू सुन जरा,
के मेरी तकदीर है तू। हाथों पे लिखी तहरीर है तू, सच है कि मेरी तकदीर है तू। मेरा एहसास है मेरी जान, तूने ही तो मेरे ख्वाबों की दुनिया जमा। आँखों में छुपा लो तुझे, दिल में चुरा लो तुझे, आ मेरे पास आ। जानू सुन जरा, पलकें तो उठा। आँखों में छुपा लो तुझे, तुझसे चुरा लो तुझे, आ मेरे पास आ। जानू सुन जरा। क्या बात है एहसन अब्बास, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस बेटा, वेल डन। एंड ऑफ कोर्स एहसन अब्बास के साथ साथ हमारे एक्स सुर के सितारे हैं। वैसे तो सुर का सितारा ही होता है। वी हैव अदील हैदर विद अस। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। अच्छा, बच्चों से तो इंट्रोडक्शन करा दिया, अब उस पर्सनालिटी जो वैसे तो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, चेहरा क्या उनकी आवाज़ ही काफ़ी है। हमारी इंडस्ट्री के एक ऐसे ब्रिलियंट डायरेक्टर जो खुद भी एक बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट है, क्योंकि ऑनेस्टली व्यूअर्स, जब तक आपके अंदर एक प्रॉपर आर्टिस्ट ना हो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते उस लेवल पे जिस लेवल पे इस पर्सनालिटी ने डायरेक्ट किया है। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। हमारी इस फिल्म इंडस्ट्री, डाइंग फिल्म इंडस्ट्री को जो वाहिद इंसान रेवोल्यूशनराइज करता रहा, मेहनत करता रहा, एफर्ट करता रहा, और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि दूसरे डायरेक्टर्स, दूसरे प्रोड्यूसर्स, दूसरे एक्टर्स के लिए बार बार अपॉर्चुनिटीज़ और मौक़े प्रोवाइड करना। मैं खुद एक ऐसे इंसिडेंट का हिस्सा रह चुकी हूँ जहाँ मैंने कानों से इनको ये कहते हुए सुना। एक नए डायरेक्टर थे, नया काम कर रहे थे, उन्होंने कहा, और उन्होंने आके सलाम लिया इनसे। ऑफ कोर्स बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, अभी आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। आके उनसे बात की, उन्होंने कहा जी मैं फ़िल्म बनाना चाह रहा हूँ इस स्केल की, ये वो। उन्होंने सिर्फ एक बात कही जिस पे मैं सख्ते में चली गई कि खुद आप एक इतने बड़े डायरेक्टर हैं, अननोन लड़का है, कुछ करना चाह रहे हैं। आगे से कहते हैं, बेटा तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई गाइडेंस चाहिए हो, इक्विपमेंट चाहिए हो, कुछ चाहिए हो, मेरे पास आना, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं तुम्हें दूँ। एक बंदे से आपकी सिर्फ सलाम दुआ हुई है, उसने आपको बताया वो फिल्म बनाना चाह रही है। इतना बड़ा दिल किसका होता है व्यूअर्स? सिर्फ सैयद नूर का। हमारे बहुत ही प्यारे, हमारे जान, हमारे शाहजी, अस्सलाम वालेकुम। सर आप बहुत बड़े राइटर हैं, आप बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, आप किंग मेकर हैं एंड क्वीन मेकर हैं। अपने हाथों से आपने लोगों के करियर्स खुद बनाए हैं, लेकिन मुझे वो आपको पता है मैं किस इंसिडेंट की बात कर रही हूँ। चले मैं आपको बता भी देती हूँ किस डायरेक्टर की बात हो रही है। बिलाल लाशारी फिल्म बनाना चाह रहे थे जिन्होंने मौला जट बनाई। क्या बात, ब्यूटीफुल। सर नूर साहब से आके बात की, मैं वहाँ खड़ी हुई थी, इसलिए मैं गवाह हूँ इस चीज़ की, ये नहीं है मुझे किसी ने बताई। बहुत बड़ी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। समझ नहीं मुझे आती आपकी, आज तक नहीं आई मुझे खुद नहीं लेकिन आई। प्यार हम सबको आपसे, मतलब वो जो कहते हैं ना कि आप अपने किसी सीनियर से आशिकाना इश्क अगर कर सकते हैं कि भाई ये कौन है, हम सारे के सारे ना हम इनको एडमायर करते हैं, हमारे ये आइकॉन है। और जब कोई एक बंदा आके अपनी जो भी अलूच तलने वाली बात है ना कि मुझे ये हमें बना बेटा जो चाहिए ले लेना, और फिर उसके अगले हफ्ते मेरे ख्याल से मंगल या बुध को वो आया इनके पास, इन्होंने उससे मिलके उसको सारी चीजें दिखाई क्या बात कि तुम्हें बेटा जो चाहिए ले लो। बहुत खूबसूरत। और वो भी आज तक ये बात हर जगह कहता है कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं है जो ये करे। जी बेशक। तो बात ये है कि सर क्या लोग ऐसे ख़त्म हो गए हैं, मसला क्या है? एक्चुअली पैशन ख़त्म हो गया है। देखिए हम लोग जब फिल्म इंडस्ट्री में आए तो बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री थी और उनको देख के हम इंस्पायर होते थे। जो डायरेक्टर्स काम कर रहे थे, मेरे उस्ताद सुलेमान साहब, हसन तारक साहब, नज़रुल इस्लाम साहब, परवेज़ मलिक साहब, जावेद फाजिल साहब, तो जितने भी बड़े बड़े डायरेक्टर्स थे वो काम करते थे। और जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे जिनके साथ काम करने का, सीखने का मौका मिला,
निसार बज़मी साहब, नाशाद साहब, एम मशरफ साहब, कमाल अहमद साहब, वाह, ये सब लोगों के साथ, नज़ीर अली साहब, फिर उसमें और भी बहुत सारे लोग। सर क्योंकि देखिए हम एक ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, बाहर के ममालिक में लोग धक्के थप्पड़ खा के ठुडे खा के आगे बढ़ते हैं। ये वन ऑफ द फ्यू इंडस्ट्रीज़ है मीडिया की, ये मुल्क, जहाँ पे सीनियर्स ने जूनियर्स को सिखाया। जी बेशक, इदारे नहीं होते थे, ऐसे ही। आप कहीं जाके जी, डायरेक्टर नहीं सीना बनते बसीना थे। और फिर वैसा। कहते थे लोग, अगर जैसे नूर साहब हैं तो नूर साहब ने किसी को सिखाया तो उन्होंने कहा मैंने इसको डायरेक्टर बनाया, क्योंकि वो बनाते थे, ग्रूम करते थे। बाहर के मुल्कों में लोग कितने ठुड्डे धक्के खाते ऐसे ही। हैं और चांस का इंतजार करते हैं। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने काम अगले को दे दिए हाथों कि से- यार तू अपना कुछ बना ले, मुझे एक और की नहीं ज़रूरत। तो सर म्यूज़िक, सबसे ज़्यादा म्यूज़िक सफ़र किया है, और उर्दू म्यूज़िक। देखिए पंजाबी में आज भी अक्रॉस द बॉर्डर, कल यही बात हो रही थी कि म्यूज़िक बन रहा है। उर्दू म्यूज़िक और इतने खूबसूरत पॉप सॉन्ग्स, और उससे बढ़ के जो खूबसूरत उर्दू के सॉन्ग्स आपने उर्दू के लिखवाए, songs, आपने क्रिएट करवाए। ये जो बच्चे हैं आज के, इनका काम ख़त्म हो गया, प्लेबैक अब सिर्फ ड्रामों की हद तक है, ऐसे ही। फिल्म में कोई गाना डालता ही नहीं है। हाँ, ये क्या है? देखिए फिल्म की जो बैकबोन है ना जुगन जी, बैकबोन फिल्म की वो म्यूज़िक ही है, वाह, जो रिपीट वैल्यूज़ बनाता है फिल्म की देखने के लिए। एक बार आपने ड्रामा देख लिया, रोमांस देख लिया, लेकिन म्यूज़िक सुनने के लिए आप बार बार फिल्म देखने जाते हो। मैं मिसाल देता हूँ अगर चूड़ियाँ की, तो चूड़ियाँ का म्यूज़िक जो है ना बहुत सॉफ्ट था, और उसको लोग म्यूज़िकली जाते थे 12 बार, 15 बार, 16 बार, इसलिए फिल्म चली। अगर आप जीवा पे आ जाएं, जानू सुन ज़रा, सिर्फ उसको सुनने के लिए बार बार लोग सिनेमा हॉल में जाते थे। आप सोचिए कि मुझे सुर ताल का नहीं पता, लेकिन जब ऐसा शुरू में थोड़ा रिहर्स कर रहे थे तो मैंने कहा यार इसको थोड़ा सा ना सॉफ्ट करो, सॉफ्ट कर। हाँ जी। मेरे जैसा बंदा जिसको आपको पता है नहीं वो है रचा हुआ है ना, वो सुना बहुत हुआ है। वो रचा हुआ रूह का है। हिस्सा है वो गाना, वो एक्चुअली हमारी रूह का हिस्सा है गाना। जी बेशक, बाय द वे ये लड़के भी मेरे जो बैठे हुए हैं, इनकी ये बात कर महान लेती हूँ। है, ये ये लड़के। महान है, ये हमारे प्यारे भाई हैं, ये हमारी जान है। हमारे एक्चुअली शो, अगर हमारा दिल है तो धड़कन ये है, ये है तो धड़कनों से भी मिला लेते। सोच रहे थे आज आप ही ने नाम नहीं लिया। हो सकता है कि फैमिली का नाम ना लिया जाए। सो भाई एक दुश्मन का नाम भी बीच में आ जाता है। नवीद नवाज भी हमारे साथ हैं, ठीक है ना, दुश्मन ज़माना। मोहम्मद इकबाल हमारे प्यारे भाई, साजिद अली ड्रम्स पे, जितने मासूम शक्ल से लगते हैं व्यूअर्स उतने ही हैं, गारंटी के साथ कह रही हूँ। अलबत्ता इनके साथ जो शाहिद महमूद बैठे हुए हैं, इनकी मैं गारंटी नहीं दे सकती, शायद जग्गू भाई इनकी गारंटी दे दे, इनके अब्बा जी, हम तो नहीं देते। शाहिद महमूद भी हमारे साथ है, एंड जग्गू खान, एंड ऑफ कोर्स जग्गू खान एंड मोहम्मद इकबाल, सीनियर्स ऑफ आवर इंडस्ट्री। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, और इन बाकी 3 नालायकों को सिखाते रहे। गंदी लोग, ऐसे गंदी लोग दे रहे। इनकी ब्यूटी ये है कि चाची बट इनका भी तो काम खराब हुआ ना इस मामले में। हमारे सारे, हम सारे सफ़र किए हैं। इनका काम नहीं ख़राब हुआ, हमारा काम ख़राब हुआ है। हम VSTs पे आ गए और फील निकल गई, जो फीलिंग्स होती है, जो 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 बाय हार्ट बजाते हैं ये। अब कुछ नहीं है सामने, याद किया हुआ है, बाय हार्ट याद किया हुआ है, और उसमें फील आ रही है, उसमें तासुर आ रहा है। तो अभी गाना सिर्फ बीट पे आ गया है, रिदम, बस बंदे का रोमांटिक सीन है, और बट आप कह रहे हैं गाना पे आ गया है। नूर साहब, आप कितनी फिल्मों, आपकी एक और बहुत प्यारी बात है, लेकिन मुझे दुख भी बड़ा होता है क्योंकि नूर साहब फिल्में देखने तो चले जाते हैं और फिर पूरी फिल्म के दौरान नूर साहब की एक्सप्रेशन ये होती है। एक दिन मैं बैठी हुई थी, इनको नहीं पता था, इनको प्रीमियर पे बुलाया, मैं वैसी फैमिली के साथ आई हुई थी, क्योंकि मुझे प्रीमियर्स पे इसलिए जाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि फिर आप फिल्म नहीं देख सकते, हर कोई आपको देख रहा होता है। और यही हुआ, नूर साहब बैठे हुए, अच्छा मैं और मेरी सारी फ्रेंड्स बैठी हैं, मैं कहा पीछे देखो नूर साहब की एक्सप्रेशन। मैंने कहा कौन? मैंने कहा सही नूर। कहते किधर है सेल्फी? मैंने कहा बैठो चुप करके, सेल्फी नहीं लेनी। अच्छा फिल्म चल रही है और नूर साहब ऐसे फिल्म देख रहे हैं और मैं नूर साहब की शक्ल देख रही हूँ और सारी हम नीचे हंस रही हैं। और ये फिल्म के प्रीमियर पे, मैंने कहा ये क्या सोच रहे होंगे, आपको पता मैं किसकी बात कर रही हूँ? पिछले दिनों ही कुछ हुआ है आपके साथ, एक वाकया दरपेश आया है। बट देयर इज नो म्यूजिक। 2 घंटे की फिल्म में टोटल आपका म्यूजिक डिस्टेंट टी पी खत्म। बैकग्राउंड म्यूजिक भी समझ में नहीं आता। एक टाइट कोई सॉन्ग वो होता तो था जो feelings- रोमांटिक गाना होता था, एक जरा डांस ट्रैक होता था,
हर फिल्म में होता था, और एक सैड सॉन्ग, ये 3 होते ही होते थे। ये होते तो थे। आपने हमें फॉर्मूला सिखाया बहुत। नहीं, आप ये देखें, इवन बैकग्राउंड म्यूजिक जो होता था वो जिस रील में गाना होता था ना, उस गाने के सुर को लेके, उसके स्केल को लेके बैकग्राउंड म्यूजिक होता था, ताकि वो रचा रहे, पूरा पूरा माहौल वही रहे, बुरा ना लगे कोई चीज़, कानों को बुरी ना लगे, आप उखड़ ना जाए। तो बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसे ऐसे हुए हैं जिनके ऊपर बाद में पीसीस के ऊपर गाने बने हैं। क्या बात है। वो इतना अच्छा पीस बन गया। वो पता नहीं किस फिल्म का था, एम मशरूम साहब का, तो उन्होंने बाद में वो संग दिल का गाना बनाया, मेरे शौक सनम मेरे शौक सनम, और क्रिएट किया जाता था म्यूज़िक। मैं बज़मी साहब को देखा करता था, बज़मी साहब ने कभी स्क्रीन को नहीं देखा था। वो इतनी नोटेशन उनकी पक्की होती थी कि वो इधर मुंह करके, जहाँ क्लोज आ रहा है वहाँ चेंज आ रहा है, जहाँ ड्रामेटिक हो रहा है वो ऑटोमेटिकली चेंज आ रहा है। इस कदर लिखवाते थे। तो लिखवाते कब थे? जब वो फील कर लेते। अच्छा, यहाँ पे मैं ज़रूर एक बात यहाँ पे ज़रूर आपसे करना चाहूँगी कि आपकी अपनी क्रिएटिव प्रोसेस क्या होती है जब आप किसी भी सॉन्ग को पिक्चराइज, क्योंकि देखें व्यूअर्स, कितनी अजीब आयरॉनिक बात है, अब ज़माना है ऑडियो विजुअल का, और ऑडियो विजुअल ज़माने में ही आपने फिल्मों के गाने ख़त्म कर दिए। मतलब बेवकूफ़ी का अगला लेवल है। लोग पुराने गानों के ऊपर वाहियात टिकटॉक्स बना रहे हैं। वाहियात से मुराद ये नहीं कि वो फहाश है, वाहियात इसलिए क्योंकि वो डांस मेरी तरह कर रहे हैं, यानी कि उनको नहीं करना चाहिए। तो मतलब बेहतर नहीं है कि जो लोग, भाई रक्स भी एक टैलेंट है, गाना भी एक टैलेंट है। इट चुको तो आजकल सिंगर निकलता है। अब ये जो 2 बच्चे व्यूअर्स यहाँ पे बैठे हुए, ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब देखिए इन लोगों के पास क्या है लुक फॉरवर्ड करने को, कि हमारे कोई पॉप गाने हिट हो जाएंगे, या फिर हम किसी एक किसी 2-4 ड्रामों के अंदर हमारे OSTs चल जाएंगे। तुम्हारे तो खैर ऐसा माशाल्लाह बहुत से ड्रामों में OSTs कंसिस्टेंटली चल रहे होते हैं। अदील का भी माशाल्लाह काम बड़ा अच्छा चल पड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह। बट द फैक्ट इज, बुरे हालात के बावजूद तुम लोगों का काम चल पड़ा है। इसलिए नहीं चल रहा काम क्योंकि कोई हालात बड़े अच्छे हैं और उसमें तुम लोगों की सेटिंग हो गई। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जानने को कि क्यों ऐसे ऑडियो विजुअल ज़माने में। आई मीन आई एम सॉरी, साइमा जी जब गाने पे लिपसिंग कर रही होती हैं या जब वो परफॉर्म कर रही होती हैं गाने पे, मुझे याद है नूर साहब की एक बात, उस पर बात करेंगे कि भाई साइमा की एक्टिंग का तो मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। कि जब मुझे याद है कि अगर मैंने कहा है कि आंसू गिरना है इस लिरिक पे, इस वर्ड पे गाने के, तो उसी पॉइंट पे वो आंसू गिरेगा और उस एन पाँव के ऊपर उस जगह पे गिरेगा जहां पे गिरना चाहिए। क्या बात। अरे वाह। वो अपनी सेंटिमेंट को इनके कैमरे पे एडजस्ट करती है। तो फिर ऐसे आर्टिस्ट को कहाँ परफॉर्म करने का मौका मिलता है जब आप सिर्फ ड्रामे की एक्टिंग फिल्मों में कराते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गई, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गई। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए।
है, Very good. एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। रिहर्सल बहुत बुरी की थी। रिहर्सल बहुत बुरी की थी ना, हाँ, गाया इसकी बहुत ये आदत है। हमने शो किया सुर का सितारा, हमने अपने शो के अंदर एक बनाया 1 हफ्ते का कि सुर का सितारा। अच्छा, उसके अंदर हम ढूंढ रहे थे, अच्छा वो चला गया 2 हफ्ते पे क्योंकि दीज किड्स वर सो टैलेंटेड। तो उस टैलेंट हंट में हमने इस नमूने जिसका नाम अदील है उसको डिस्कवर किया। हमने क्या डिस्कवर किया, माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड। एंड एक बात बताऊं नूर साहब, वही बात जो आपको सबसे ज़्यादा लोगों की पसंद आती है, बाअदब बच्चा है। एक ये मेरा प्यारा छोटा भाई हसन, इसके साथ मेरा अपना ही क्लाड है, शुरू से हम लोग साथ ही काम कर रहे हैं हमेशा शोज़ वगैरह में व्हाटएवर। एंड देन ये पार्ट 2 है, माशाल्लाह से अल्लाह कामयाबियों से, 1000 कामयाबियों से, करोड़ से नवाजे। सर म्यूज़िक की बात हो रही है, अब देखिए क्या खूबसूरत समा सेट हो जाता है, बंदा किसी और जगह ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जो म्यूज़िक करता है वो डायलॉग नहीं करता, ये तो अंडरस्टूड बात है। और दूसरा जो एक्शन सीक्वेंस करता है, एक्शन आपको इंगेज कर लेता है सीक्वेंस फिल्म में, और एक गाना, बाकी सारा आई एम सॉरी टाइम पास है। सर मैंने बहुत वो उसको छोटा सिंप्लीफाई कर दिया, बट यही तो 2 चीज़ें होती है, एक आपने मेजर चीज़ लेकिन इन दोनों चीज़ों के लिए एक बिल्डअप चाहिए होता है, एक सिचुएशनल बिल्डअप चाहिए होता है, जब आके अच्छा लगता है। अगर आप रोमांटिक गाना लेके आएँ और पीछे से उसकी वो कैफियत ना हो, रोमांटिक कैफियत ना हो आर्टिस्टों में, सिचुएशंस में, तो वो गाना अच्छा नहीं लगेगा। गाना जब भी अच्छा लगेगा वो कैफियत पीछे से मिल के आएगी, तो उसके मुंह से जो हिडन कैफियत है वो निकलेगी और वो गाना। बिल्कुल सही। तो सर ये बताइए कि एक म्यूज़िक की आपकी प्रोसेस है, देखिए जितने आपके सुपर हिट आपके जनरेशन में, आपके ईरा में, तो बहुत से और डायरेक्टर्स भी उस वक्त काम कर रहे थे और बड़ी मेहनतें कर रहे थे। एक तो आपने इंडस्ट्री की शक्ल बदल दी, अगर किसी ने डिसेंट काम करना होता था इंडस्ट्री में तो वो आपसे रब्ता करते थे, क्योंकि उसी वक्त अजीब सी चीज़ें शुरू हो गई थी। एक तो ये था। दूसरी बात, आपका जो म्यूज़िक था, अगर आपकी फिल्मों का म्यूज़िक ये होता था तो बाकियों का यहाँ होता था, वो पहुँच नहीं पाता था। क्या थी आपकी शायद अगर हम भी इसको इम्प्लीमेंट करें। सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट जो है ना, जिसमें म्यूज़िक का मार्जिन है। लेकिन जब आप एक्शन फिल्म बनाएंगे तो उसमें आप क्या गाना बनाएंगे? जब आप रोमांटिक फिल्म बनाएंगे, सोशल फिल्म बनाएंगे, तो उसमें सिचुएशन बनेगी। एक आदमी नफ़रत कर रहा है हीरो से, हीरो गा रहा है, ये कागज़ी फूल जैसे चेहरे, मजाक उड़ाते हैं आदमी, तो वो खुद ब खुद सिचुएशन बनेगी और सुर निकल आएंगे, ट्यून अच्छी बन जाएगी। हर शायरी के हर लफ्ज़ में अपनी एक ट्यून होती है, अपना एक तासुर होता है। लेकिन सर देखिए गुफ्तगू में भी तो यही एक होता है। सॉरी, वो आप अभी बात कर रहे थे, मैं यही देख रही थी कि नोटिस किया कि जब भी नूर साहब बात कर रहे होते हैं, हम सारे बातें कर रहे होते हैं, जब नूर साहब बोलते हैं सारे चुप होके धीमी आवाज़ में बोलते हैं। देखो गाना भी आपको इसी तरह एंगेज करता है जिस तरह गुफ्तगू कर पाती है। अफसोस की बात है कि हमारे आज के एक्टर्स में ये वाला टैलेंट भी नहीं है। मैं उनमें से एक हूँ, मैं खुद कह रही हूँ ये बात, सो प्लीज़ कोई ऑफेंड ना हो। मेरी अल्फाज की अदायगी, जिस स्पीड पे मैं बोलती हूँ, जिस टोन में बोलती हूँ, आवाज़ की नहीं कंट्रोल कर पाती, क्योंकि सीखा नहीं और सीखना चाहिए था, ठीक है ना। सो बात ये कि गाने में भी बंदा सीख के आता है। आज तो इट चुको हर बंदा सिंगर बना हुआ है, जो हम ब्रेक से पहले अभी बात करते हैं। आप नज़मी साहब का कुछ बताने लगे। मैं वही बता रहा हूँ कि ये कॉम्बिनेशन है डायरेक्टर का और म्यूज़िक डायरेक्टर का। मैं असिस्ट कर रहा था फिल्म मोहब्बत, फिल्म का नाम था मोहब्बत। तो सुलू भाई ने उनको एक, नज़मी साहब को एक किताब दी कि ये गज़ल है, ये आप बना लें, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे इस फिल्म के लिए। वो 2-3 दिन के बाद आए नज़मी साहब, उन्होंने 5 धुनें सुनाई सुलू भाई को, 5 धुनें उस गज़ल की। गज़ल कौन सी थी? गज़ल कौन सी थी? रंजिश दिल्ली दुखाने की। 5 धुनें सुनाई। तो सुलू भाई कहने लगे कि बज़मी भाई ये तो पाँचों की पाँचों अच्छी हैं, आप फैसला कर लें, आप इंसाफ कर लें, इसमें से एक निकाल लें। तो कहते हैं मुझे तो पाँचों ही पसंद नहीं है। बज़मी साहब कहते हैं मुझे पाँचों ही पसंद नहीं है, मैं फिर आऊँगा। 6ठी धुन लेके आए, वो भी रिकॉर्ड हुई फिर। ये डेडिकेशन है, ये मोहब्बत है काम से, इंसाफ है। और आप समझे कि वो कहते हैं हाँ जी ये कर लें, नहीं उनके दिल को लग ही नहीं रही थी और सुलू भाई को सारी अच्छी लग रही थी। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो एतबार है एक दूसरे के ऊपर, ये ख़त्म हो गया। डायरेक्टर को म्यूज़िक डायरेक्टर पे नहीं है, म्यूज़िक डायरेक्टर कहता है डायरेक्टर को कुछ नहीं आता। ये एक अजीब चल पड़ा है एक दूसरे को लेट डाउन करने का, अपने आप को अपग्रेड करने का, और कोई भी नहीं हो रहा।
जी तो फिर करें क्या नूर साहब, करें क्या? देखें, लोग हमेशा आपको बुला के ना, जो मुझे अफसोस होता है, सिर्फ आपसे मसले ही डिस्कस कर रहे होते हैं। हल भी आप लोगों के पास ही है बॉस, हमारे पास बिल्कुल नहीं है। हल है। और क्या करें? बिकॉज हमें ऑनेस्टली अब passionate लोग मज़ा लाने नहीं पड़ेंगे। आता मूवी देखने का। मामा को कहती हूँ ना, मामा फलां मूवी है, सुना है बड़ी रोमांटिक सी है, तो कहती है ना कोई गाना होना है, ना कोई एंटरटेनमेंट हो रही है, बातें कर करके दिमाग की दही निकाल देनी है, और बातों के दौरान ऊंचा ऊंचा म्यूजिक चला हुआ होना है। मैंने नहीं जाना, हमारे सीनियर्स नहीं जा रहे हैं, शाहजी नहीं जा रहे हैं फिल्में देखने के लिए। आप सोच सकते हैं कि घर में अम्मी अब्बा उठ के जाएं फिल्में देखने के लिए? साढ़े ते अब्बा साथ बैठे ने, वो तुम्हें वैसे भी ना लेके जाएं शायद। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि मूवीज़ एक फैमिली एक्सपीरियंस था सर। हाँ सही, ऑब्वियसली। और मैं इसलिए नाच गाने की बात नहीं कर रही व्यूअर्स के, मैं कोई कह रही हूँ कि मुझे हम स्क्रीन पे दिखाएं। आई एम सॉरी, उस वक्त जब ये वाले भी सीन्स दिखाए जाते थे तो बड़े इतने तहजीब, जी। इतने तरीके। आई एम सॉरी, आई मीन यू थिंक अबाउट अनारकली, इज देयर एनीथिंग मोर ब्यूटीफुल? दैट होल स्टोरी, उसकी खूबसूरती आप इग्नोर नहीं कर सकते। हम ये तो नहीं कह रहे कि ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप ये अपने घरों में करें, बट ये करने यही तो देखना है। बिल्कुल। सो देन म्यूजिक को किस तरह री इनकॉर्पोरेट करें? देखिए, शॉर्ट कटर्स ख़त्म होने चाहिए। जाएं जी बन जाएगा, नहीं, बैठें, आप बताएं उनको कि कैरेक्टर की नफ्सियात क्या है जिसने गाना परफॉर्म करना है स्क्रीन के ऊपर, वो क्या लेके आ रहा है, उसके पीछे क्या उसकी फीलिंग्स हैं। वो फीलिंग्स म्यूज़िक डायरेक्टर को बताएंगे तो वो अपने सुर तलाश करेगा, अपना स्केल तलाश करेगा, ये किस स्केल में होगा, तो वो मैच करेगा। मैच करने के बाद फिर असर होगा आप पे। अगर आप अलग अलग बैठ के, मैंने अभी देखा है कि आए जी गाना सुन लें, मैंने कहा ये कब हुआ भाई? वो कह रहे जी 15 दिन हो गए ना उन्होंने देता है, तो उसने बना लिया, अब जाके सुनते हैं। आप सोचे कि गाना कैसे बनता है? मुझे क्योंकि मुझे मैंने नूर साहब से स्टोरी सुनी, यू नो कि अब मैं नूर साहब की फैन होने के अलावा भी मैं इनकी बातें बड़े गौर से सुनती हूँ। तो जब नूर साहब से इनिशियली मुलाकात हुई, मुझे भी नए नए आई हुई थी, उन्होंने मुझे बताया कि भाई हम तो म्यूज़िक तक ऐसे बनाते हैं, हम ये करते हैं। लो जी, प्रोजेक्ट काम करना शुरू किया, एक ऑडियो आ जाती है फ़ोन के ऊपर जो डायरेक्टर सुन लेता है और कहता है ठीक है बादिश लगा देंगे। पूरे पूरे गाने शूट हो जाते हैं, बैकग्राउंड में कोई और गाना लगा हुआ होता है, अभी वो गाना बन रहा होता है। नूर साहब भी किसी फिल्म का गाना चल रहा होगा, उस पर सारा करा लेंगे और फिर उसके ऊपर दूसरा गाना। इस लेवल की बेवकूफ़ियाँ चल रही हैं, मगरों लाने वाला काम है। बिल्कुल। अच्छा नूर साहब, लोग ये भी कहते हैं कि फिल्मों का बजट इतना नहीं होता, क्योंकि बजट नहीं होता, गाने बड़े महंगे होते हैं, इसलिए भी अब गाने नहीं बन रहे। नहीं, गाने का क्या बजट है? गाने का कोई बड़ा बजट नहीं है। जो ये दूसरी चशकों पे लगा देते हैं, वैनिटी वैन आ रही है तो ये आ रहा है तो वो आ रहा है, उस पर खर्च हो रहा है। म्यूज़िक पे या फाइट पे या परफॉर्मेंस पे या एक्टर्स पे कोई खर्च नहीं होता। और हमारा मुल्क जो है 5 करोड़ से ऊपर गुनाह है फिल्म बनाना। हमारी जो मार्केट है, हमारी ये फिल्म रिवाइव ही तब करेगी जब छोटे बजट होंगे, फिल्म के छोटे बजट होंगे, छोटे छोटे लोगों को प्रॉफिट होगा, लोगों को फ़ायदा होगा तो लोग फिल्म बनाएंगे। आप देखें जुगन जी, मैं आपको कमर की थपकी के लिए सिर्फ फिल्म नहीं बनाई जा सकती, मेरी ये राय है। Exactly। मतलब आपको थपकी दे दे, वेल डन, बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है, ठीक है, उससे वाबस्ता करोड़ और लोग हैं जिनकी रोजी रोटी लटकी हुई है उस फिल्म की हिट होने पे। बेशक ऐसे। तो थपकी के लिए नहीं बंदा काम करता, बंदा कि भाई आगे और काम आए। जिसने सॉरी बनी है फिल्में, अभी उम्रो यार बहुत अच्छी ब्रिलियंट फिल्म बनी है, मौला जट बड़ी अच्छी बनी है, एंड शाहजी सबसे बड़े खुद सपोर्टर थे उसके। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल नहीं, पर तब भी मैं अभी भी ये बात मैं बिली के मुंह पे भी कह चुकी हूँ कि यार इतने नहीं खर्च करने थे, क्योंकि उतनी अच्छी फिल्म अगर कम में बन जाती है और उसके साथ एक दूसरी भी फिल्म आ जाती तो बैक टू बैक फिल्में तो आती। एक साल आपने अगर 10 फिल्म 10 साल में बनानी है तो सर फायदा क्या? 10 बना लेना, रिवाइव हो जाएगा सिनेमा। मैं आता हूँ फिल्म बनाने के लिए, सपोज मैं शौकीन हूँ, मैं आप डायरेक्टर है, मैं आपसे पूछता हूँ मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, कितने की बनेगी? तो आप कहते हैं 15 करोड़ की। अगले ने वैसे ही कहना उन्हें कहना यार मैं 15 करोड़ लावा, बिजनेस तो है नहीं, फिल्म तो चलती नहीं, सिनेमा है नहीं, मैं 15 करोड़ क्यों लगाऊँ, वो चला जाएगा। जब आप उससे कहेंगे कि 4 से 5 करोड़, वो कहेगा हाँ मैं बना लें लेकिन अच्छी बनाएं। अब आप पे आ जाता है ट्रस्ट कि आप मेहनत करें, स्क्रिप्ट ऐसी तलाश करें, जॉनरा ऐसा तलाश करें कि वो, मैं तो कहता हूँ म्यूज़िक के अलावा सोचना नहीं चाहिए। वाह वाह,
गानों पे बेस कर। मैंने जब सरगम बनाई, अंदाज़ा लगाएं, अदनान समी ने कोई गाना नहीं गाया हुआ था ज़िंदगी। पहला गाना उसने मेरी फिल्म में रिकॉर्ड कराया, उसको पता ही नहीं था, लेकिन हमने उसको बड़ी मेहनत की। रियाजुर रहमान सागर साहब Because शायर he was थे। not a singer to begin with. और लिया था एक्टिंग के लिए, और उसके अंदर शाहजी ने कहा गाना गा लो, एंड देन ही गॉट एस्टैब्लिश्ड। मैंने यही तो कहा ना, आप किंग मेकर एंड क्वीन मेकर रहे हैं। उनको सिचुएशंस दी, मुख्तलिफ फिल्मों के गाने दिखा दिखा के कि गाना ऐसे होता है। क्योंकि वो बड़े गोरे से थे ना, वेस्टर्न उनका तरीका था, आपने बताया था ये। नहीं, ये प्रोग्रामिंग कीबोर्ड पे उसने शुरू की है, अदनान ने शुरू की है। हमारे बड़े बड़े म्यूजिशियन माशाल्लाह, जिनके बगैर नहीं, बट ये तो देखे ना, जिसको आजकल कहते हैं बर्गर बच्चा, बेसिकली तो आपके हाथ कहानी बर्गर है। बच्चा चढ़ा था। नहीं, और इनको उन्होंने उसके बर्गरनेस को भी लेके चले कि ठीक है कि पहला कर रहा ना प्रोजेक्ट, और उसके साथ साथ उसको सिंगर भी बना दिया। और देखे आज अगर बैठे हुए हैं, जिधर भी बैठे हुए हैं, तो किस याद रखना चाहिए। जुगन, वो फिल्म कहानी बर्गर बच्चे की थी। मैं सोचा था मैं किसको लूँ, कभी बाबर सोचूं, जीवा हिट हो चुकी थी, सारा मुझे समझ ना आए, क्योंकि मेरे जहन में था कि जो म्यूज़िक सीखने के लिए ये बर्गर बच्चा आया है, मोटा सा ताज़ा सा, हाँ जी, म्यूज़िक सीखने आ गया, भाई तुम्हारा म्यूज़िक से क्या काम, मतलब ये कॉन्सेप्ट था उसके पीछे। तो एक दिन ऐसे ही मैंने इसको देखा पीसी में, मैंने कहा यार फिल्म में काम करोगे? कहते नहीं जी मैंने तो कभी नहीं किया। मैंने कहा नहीं, अगर मैं तुम्हें चाहूँ तो। कहते मेरे डैडी से बात कर लें। अच्छा, तुम्हारे डैडी से बात कर। और फिर जाके बाकायदा डैडी से भी बात की। मैंने बात की और उन्होंने कहा आप मजाक कर रहे हैं। ये बड़ी फनी था, ये बहुत फनी बात। उन्होंने कहा आप मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं सच है। मैं अगला कहे कि मैं सैयद नूर, मैं देखो अंडे टमाटर तो नहीं बेचने के लिए आया ना, मैंने कहा ये मेरी तुरंत तो नहीं आपको बेचने के लिए आया, बच्चे बात करने हैं। एक अमीर बच्चा जो म्यूज़िक सीखने के लिए एक ऐसे उस्ताद के पास जाता है जो जंगल में रहता है, वो उसे गोबर भी साफ करा रहा है, उससे ये भी करा रहा है, उसका मुर्गा भी पकड़ा रहा है। मेरी अम्मी और नानों ने, मुझे याद है ये फिल्म दिखवाई थी हमें, मेरी बहन को, मेरी भाई को, कि ओए इधर आओ, इंडियन मूवियाँ देखते रहते हो, इधर आओ ये देखो। लाइक लिटरली देखिए, उस वक्त में जहाँ पे हर बंदा अक्रॉस द बॉर्डर का काम देख रहा था, आपका काम लोग जाके देखते थे, और फिर आपकी फिल्में सालों, सोचे सालों, एक को सोच सकते हैं कि कोई फिल्म सालों, और फिल्में भी आ रही हैं, लेकिन एक बंदे की फिल्में सालों सिनेमा में लगी हुई है, और हम कह रहे हैं उतरेगी नहीं। मेरा मजाक उड़ाया लोगों ने, जी, कि जी। ये हीरो है, तुम पागल हो गए हो। मैंने कहा यही हीरो है। और आप यकीन करें, जब फिल्म ख़त्म हुई चलने के बाद, हर किसी को अदनान समी याद था। मोटू 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 का, क्योंकि वो फिल्म में ज़ेबा उसको मोटू मोटू का कहती करियर, आप सोचे कि उन दोनों का करियर किस लेवल पे लॉन्च हुआ प्रॉपर। तो सर एंड में क्या कहेंगे आप? म्यूज़िक म्यूज़िक म्यूज़िक, आए इसके बगैर तो फिल्म बनाना गुनाह है। फिल्म लार्जर देन लाइफ जो है ना, म्यूज़िक लार्जर देन लाइफ है फिल्म में, कि अब कोई आपको म्यूजिशियन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप उस पर सिंक्रोनाइज कर रही हीरोइन, फेस एक्सप्रेशन, डांस एक्सप्रेशन, गा भी रही है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, लार्जर देन लाइफ है। गोरा तो म्यूजिशियन रख के गाना गवाता है ना, हम नहीं गवाते। हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नूर साहब से सीख के। थैंक यू सो मच सर, एब्सोल्यूट प्लेजर एंड बेस्ट ऑफ लक। सुना एक नई चीज़ अनकरीब आने वाली है, इंशाल्लाह। बस इतना ही कहूँगी और मजीद नहीं बोलूँगी, क्योंकि नूर साहब की आदत है, वो जब उनका हाथ ऐसे होता है ना, इसका मतलब है चुप कर जा। ओके बॉस, इतना तो कह सकती हूँ ना, कुछ बड़ा मज़े का आ रहा है, इंशाल्लाह बड़ा ही मज़े का आ रहा है, और बड़ा डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स। हिबा जी, यस, रोटी तैयार है? बिल्कुल तैयार है। बड़े लोग आज घर हैं, हाँ जरा जी। फैंसी खाना तैयार करना जी, था पुत्र। थैंक यू। एंड देन मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ब्लेस यू बोथ, खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू। आज हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए आप आए। कोशिश ये है कि लोगों को एक रिमाइंडर दें। देखिए व्यूअर्स, सिंपल बात है, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि आप दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं, अपनी ज़ात को और आवाम को नहीं बना सकते। आपको पता है, आप म्यूज़िक डिमांड करेंगे, आपको म्यूज़िक मिलेगा। अगर आप लोग कहेंगे कि भाई क्यों नहीं है गाना इस फिल्म में, रोमांटिक कॉमेडी में जब गाना ना हो, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी वाहियाती कोई नहीं है। हम तो जाते ही रोमांटिक कॉमेडी गानों के लिए थे। कॉमेडी लास्ट मेरी कॉमेडी फिल्म वोटी लेके जानी, क्या म्यूजिक है उसका, आप जो देखें, अभी ये गा रहे थे वहाँ उसमें, तो म्यूजिक के बगैर कुछ नहीं है, फिल्म सजती नहीं है, फिल्म सजती नहीं है। और वही वाली बात है ना, फिल्मों को अगर सजाना है, थोड़ा सा एफर्ट हमें करना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाई टू माई लेफ्ट भी तैयार है, टू माई राइट लिविंग लेजेंड
और मेरे और मज़ीद 2 बच्चे तैयार हैं और हिबा भी तैयार ही है। हाँ जी, रोटी के साथ म्यूज़िक भी सुन लिया मेरे बच्चे ने, हम भी बड़े म्यूज़िक के शौकीन हैं। तो यहाँ पे आज के शो को क्लोज़ करेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमारे प्यारे बॉस, हमारे लिविंग लेजेंड को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, हमारे सर पे सलामत रखें। ये मेरे नहीं, हमारी पूरी इंडस्ट्री की शादी है, हम सबको संभाल के रखते हैं। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, आमीन। अपना ख्याल रखिएगा व्यूअर्स, खुदा हाफिज़।